हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के संबंधित कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नोट्स तैयार किए गए हैं आपके इकोनॉमिक्स की चिंताओं को समाप्त करने के लिए, आपका जो इकोनॉमिक्स के प्रति भय है उसको समाप्त करने के लिए। इकोनॉमिक्स से संबंधित संपूर्ण सिलेबस को हमने अपने नोट्स के माध्यम से कवर किया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी करंट के टॉपिक हैं तो उन्हें भी हमने अपने नोट्स में शामिल किया है। आप हमारे नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। प्रथम 100 जो भी विद्यार्थी हमारे नोट्स परचेज करेंगे उन्हें मात्र 600 रुपये में हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कर लीजिए जो कि इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित हैं। साथ ही साथ आप हमारे अन्य विषय के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जैसे एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स परचेज करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो की लिंक से परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर वहां जरूर इनपुट करें, इससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मेंस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है, इनकी समस्याएं क्या हैं और समस्याओं के निराकरण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो उनका उल्लेख हमें इस प्रश्न के अंतर्गत करना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? तो ऐसे उद्यम जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। अर्थात सरकार के स्वामित्व पर आधारित उद्यमों को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए MTNL, एयर इंडिया, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके पश्चात है HPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित हैं। इनकी समस्याएं क्या क्या हैं? तो उद्योगों का स्पष्ट ना होना या उद्योगों का अस्पष्ट होना, परियोजना निर्माण के समय अनुपयुक्त स्थान का चुनाव करना, परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव ना कर पाना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी समस्याओं के अंतर्गत उद्देश्यों का अस्पष्ट होना, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्देश्य है उनका अस्पष्ट होना इनकी प्रमुख समस्या है। परियोजना निर्माण के समय अनुपयुक्त स्थान का चुनाव कर लेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं उनका निर्माण ऐसे स्थान पर कर दिया जाता है जो कि अनुपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख समस्या है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की। परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव ना कर पाना और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों ने आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया जाता है। इसके प्रमुख समाधान के अंतर्गत हम देखते हैं तो समाधान के अंतर्गत कच्चे तेल व खनिज संसाधनों का विकास का अभाव पाया जाता है। समाधान के अंतर्गत कच्चे तेल व खनिज संसाधनों का विकास व उत्पादन क्षमताओं को विकसित करना एक प्रमुख समाधान है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे सुरक्षा संबंधी उत्पादों का निर्माण करना, बाहर से निवेश करने की अपेक्षा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात हमें अपने ही देश के अंदर आंतरिक निजी निवेश को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रेरित करना चाहिए। विनिवेश के लिए हम अपना सकते हैं, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक प्रमुख समाधान के रूप में कार्य करेगा। निजीकरण की व्यवस्था को हम अपना सकते हैं, जो कि सार्वजनिक के उद्यमों के समाधान में अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगा। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं तथा उनके निराकरण के लिए या उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो उन पर हम प्रकाश डालते हैं। तो समस्याओं के अंतर्गत उद्देश्यों का अस्पष्ट होना, परियोजना निर्माण के समय अनुपयुक्त स्थान का चुनाव करना, परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव ना कर पाना और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों ने आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया है। इसके पश्चात समाधान के अंतर्गत कच्चे तेल व खनिज संसाधनों का विकास व उत्पादन क्षमताओं को विकसित करना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे सुरक्षा संबंधी उत्पादों का निर्माण करना, बाहर से निवेश अर्थात विदेशी निवेश करने की अपेक्षा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए।
विनिवेश को अपनाना चाहिए और निजीकरण को अपनाना चाहिए। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्या के समाधान है। दोस्तों, जो हमारे इकोनॉमिक्स की नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में आधारित हैं और साथ ही साथ हमारे नोट्स के माध्यम से आप अपने इकोनॉमिक्स के भय को दूर कर सकते हैं। आपको लगता होगा इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, हमसे बनता नहीं है, तो हमारे नोट्स के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया गया है। आपको प्रश्नोत्तर शैली में हमारे नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ सिलेबस के अंतर्गत समस्त बिंदुओं को हमने अपने नोट्स में समाहित किया है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर से संबंधित जो भी इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका समायोजन हमने अपने नोट्स में किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नवीन फसल बीमा योजना जो कि करंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने अपने नोट्स में उसका भी समावेश किया है। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जो भी वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित हैं या कोरोना के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित हैं आदि समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हमारे नोट्स में आपको उपलब्ध है। अब हम चर्चा करते हैं नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री ने फसलों के नष्ट होने से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया है। नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संवर्धित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का समायोजन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों से कुल बीमित राशि का 2% है। इसके पश्चात है रबी की फसल हेतु, इसके पश्चात है बागवानी के लिए 5%। फसलों की हानि की स्थिति में सरकार के द्वारा कुल बीमित राशि का शेष प्रीमियम अदा किया जाता है। इसके पश्चात है यदि शेष प्रीमियम कुल राशि का 90% भी है तो उसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके पश्चात फसलों के संबंध में जानकारी के लिए स्मार्टफोन और सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह योजना एक राष्ट्र एक योजना की थीम के साथ लागू की गई है। फसलों की हानि के आकलन के पश्चात 45 दिनों के भीतर बीमा के दावों का निराकरण किया जाना जरूरी होगा। तकनीकी के प्रयोग से बीमित राशि के भुगतान के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक बार पुनः हम नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों से कुल बीमित राशि का 2% है। रबी की फसल हेतु 1.5% के लिए आवंटन किया गया है। बागवानी हेतु 5% बीमित राशि का रखा गया है। फसलों की हानि की स्थिति में सरकार के द्वारा कुल बीमित राशि का शेष प्रीमियम अदा किया जाएगा। यदि शेष प्रीमियम कुल बीमित राशि का 90% भी है तो उसे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फसलों के संबंध में जानकारी के लिए स्मार्टफोन और सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। यह योजना एक राष्ट्र एक योजना की थीम के साथ लागू की गई है। फसलों की हानि के आकलन के पश्चात 45 दिनों के भीतर बीमा के दावों का निराकरण किया जाना जरूरी होगा। तकनीकी के प्रयोग से बीमित राशि के भुगतान के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और इसके निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए काफ़ी हद तक सक्षम होगी। तो इस प्रकार से यह हमने अपने नोट्स में इकोनॉमिक्स से संबंधित करंट अफेयर्स का समावेश किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही सीमित शुल्क में आप तक उपलब्ध कराए जाते हैं। और दोस्तों, हमारे द्वारा इकोनॉमिक्स की जो भी नोट्स हैं उनकी एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है जो यूट्यूब के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो हमारे वीडियो को वहाँ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज्ञान का प्रसार सभी तक होगा और अगर आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको इसी प्रकार नवीन जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे नोट्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।